चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के साथ अब आदिवासी समाज भी एक्टिव हो गया है। सर्व आदिवासी समाज ने चुनावी समर में कूदने के लिए कमर कस ली है। आदिवासी समाज सूबे की 50 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा, जिनमें 30 सीटें वे हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने आदिवासी समाज पर ध्यान नहीं दिया। समाज की 23 सूत्रीय मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि अब चुनाव लड़ने की ठानी है। बहुत मजबूरी में ये फैसला समाज ने लिया है। हमको कोई शौक नहीं है, समाज को कोई शौक नहीं है राजनीति में उतरने का। हमारी 23 सूत्री मांग पिछली सरकार में भी रही, इस सरकार में भी है। 23 सूत्री मांग में एक भी मांग का कहीं भी कोई पूरा किसी सरकार ने नहीं किया, तो प्रजातंत्र में हम क्या समझें। तो इसका मतलब ये है कि हम आदिवासी समाज को बहुत हल्के पे लेते हो और सोचते हो कि जाएंगे कहाँ, साला वोट देंगे, झक मार के देंगे, या बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे। तो अब जब समाज ने देख लिया कि सब हम कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो यही फैसला किया है समाज ने, उतारेंगे समाज को। आदिवासी समाज के चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान से सरगर्मियां तेज हो गई है। आदिवासियों को साधने की कवायद में जुटे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अब अपनी मंशा पर पानी फिरने का डर सताने लगा है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी भाई बहनों का सम्मान दिया है, चाहे अनुसूचित जाति हो या आदिवासी समाज। हर एक समुदाय को कांग्रेस ने साथ लेकर आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी बहनों और भाइयों को सम्मान दिया है, बल्कि हर एक जाति को, हर एक समुदाय को मान सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर चला है और लोगों का अटूट विश्वास कांग्रेस पार्टी में है, चाहे वो हमारे आदिवासी बहन और भाई हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति हों, या जो भी हर एक समुदाय को कांग्रेस ने साथ लेकर आगे बढ़ाया। वहीं भाजपा का कहना है कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जनजाति समाज के कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं। समाज अपने विवेक से काम करता है, वो स्वतंत्र है चुनाव लड़ने, चुनाव न लड़ने के लिए। उस पर राजनीतिक दल होने के नाते मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना। हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की बदौलत हम चुनाव जीतते हैं। हमारा कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे जो जनजाति समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जनजाति समाज के हमारे जो समर्थक हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही आदिवासियों को साधने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यही कारण था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी आदिवासियों को अपना हितैषी बताने के लिए दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन आदिवासी समाज की एकला चलो के ऐलान ने दोनों ही पार्टियों के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 2023 में आदिवासियों का आशीर्वाद किसे मिलता है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले आदिवासी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। मिशन 23 में इस बार सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में उतरेगा। आदिवासियों का यह ऐलान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सर्व आदिवासी समाज के चुनाव मैदान में उतरने से क्या होगी चुनावी तस्वीर? सर्व आदिवासी समाज की हुंकार से किसे चुनावी फायदा, किसे नुकसान? क्या छत्तीसगढ़ में खुलेगा तीसरा चुनावी मोर्चा? 2023 में आदिवासी अस्मिता कितना बड़ा चुनावी मुद्दा?
तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे विकास मरकाम जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन तीनों मेहमानों के साथ हम चर्चा को विस्तार देंगे। चुनावी साल में सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी के साथ अब आदिवासी समाज भी एक्टिव हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, सर्व आदिवासी समाज भी अब एक्टिव हो गया है और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब अरविंद नेताम जी की बात सुनी तो उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मजबूरी में लड़ रहे हैं, हमारी मजबूरी हो गया है चुनाव को लड़ना। और उनका यह भी कहना है कि उनकी जो 23 सूत्री मांग है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो अगर सर्व आदिवासी समाज भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगा, कितना असर डालेगा ये बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, अरविंद नेताम जी, कानून तो है लेकिन उसके क्रियान्वयन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं और वो अपने राजनीतिक करियर का भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे इंदिरा जी के समय वो काम किए इत्यादि इत्यादि। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद की राजनीति की चर्चा करें तो यहां पर वोट कटवा पार्टी के रूप में अनेक राजनीतिक दल, चाहे 2003 का, 2008 का, 2013 का और 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी रूप में अपना अस्तित्व बस दिखा पाए जी। मैं गोंडवाना पार्टी की बात करूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2003 में 1.60% वोट लाई जी, 2008 में 1.12, 2013 में 1.57। यहां तक बीएसपी 2 सीट और 1 सीट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी जी। सीपीआई का भी यही पोजीशन। जोगी कांग्रेस की बात है तो वो 18 के चुनाव में 7.5% लाए थे और 5 सीट लिए। यहां मुख्य रूप से अब एक और नया 2 प्लेयर, एक सर्व आदिवासी समाज और दूसरा आम आदमी पार्टी जी। लेकिन मुख्य लड़ाई यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में ही 2003 से लेकर के 2018 तक दिखाई दी। तो मूल प्रश्न यह है कि क्या जोगी जी के पार्टी के लोग सर्व आदिवासी समाज में जाएंगे या गोंडवाना पार्टी के लोग जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस कह रही, जैसा कि लोकसभा में दूसरे प्रदेश के लोकसभा सदस्य जिसका नाम है सप्तगिरी उल्का जी, वो बोले कि छत्तीसगढ़ में जो 4000 रुपया तेंदुपत्ता का दिया जा रहा है या इंडिया में सबसे ज्यादा है, अन्य राज्यों में 800 और 1200 दिया जा रहा है। ये लोकसभा में भी बोले जी। लेकिन अरविंद नेताम जी अगर सर्व आदिवासी समाज के मन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी पार्लियामेंट में जो एक्ट पारित हुआ है, फॉरेस्ट एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, इसके मेरिट और डिमेरिट को अगर अपने समाज के सामने रखने में सफल हो गए तो हो सकता है गोंडवाना पार्टी को जो परसेंटेज मिलता था उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है। दिव्यांशु ठीक 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 ठीक। तो डॉक्टर अजय चंद्राकर ये मानते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है तो शायद ही हो, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। चलिए ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, सर्व आदिवासी समाज को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं चैनल माध्यम से आपके को विश्वास देता हूँ और आप सभी को बताएं। देखिए, जहाँ तक अरविंद नेताम जी का सवाल है तो जैसे चंद्राकर जी ने बताया, ये लोकतांत्रिक देश संविधान से चलने वाला देश है, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। यहाँ हर कोई स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो निर्दलीय तौर पे हो, चाहे वो कोई संगठन या मोर्चा बना के तौर पे हो, तो उसके लिए कोई मना नहीं है, वो लड़ सकते हैं। मगर देखिए, मैं बात ये बोलूंगा कि आखिर उनको ऐसा करना क्यों पड़ा, उनको राजनीति में इलेक्ट्रोलॉजिकल पॉलिटिक्स में क्यों आना पड़ा, ये समझने वाली बात है। लेकिन पिछले 15 साल की मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाजपाइयों को अगर आदिवासी वर्ग के बारे में कुछ बोलना है उससे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ 30% आदिवासी 15 साल किया जो उनके साथ जुमलेबाजी की, उनके साथ हर वो दुष्परिणाम हुआ जिसकी वजह से 15 साल के वो पीछे चले गए। बल्कि 15 साल, जैसे मैं बोलता हूँ, मोदी जी का एक जुमला था कि मैं हवाई जहाज में बैठाऊंगा। अगर वो 15 साल के लिए काम करते तो सही में आदिवासी वर्ग आज हवाई जहाज में यात्रा करता, मगर वो 15 साल और पीछे चले गए।
देखिए मैं बात करूं आदिवासी तो इनको क्यों माफी मांगी चाहिए। देखिए 4200 एकड़ की जमीन की बात कर ली जाए, वो हड़प के अपने व्यापारी बंधुओं को दिए इन्होंने। आप वनोपज की खरीदी की बात करिए, सिर्फ 6 वनोपज की खरीदी करते थे, आज हम पैसे भी कर रहे हैं। आप उसका बात करिए नंद कुमार शाह जी, इतने बड़े आदिवासी नेता, उनको कैसे अपमानित किया गया, जिसके वजह से उनको बीजेपी के इतने पुराने नेता है उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद आप बात करिए आदिवासी दिवस के दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। चरण पादुका योजना के तहत भ्रष्टाचार किया जाता है, और तो और आदिवासियों के ऊपर फर्जी केस 1380 फर्जी केस लगा के उनको जेलों में डाला जाता था। हमारी सरकार ने जस्टिस पटनायक की समिति बना के उनको जेलों से बाहर निकाला है। हमने 65 वनोपज खरीदी की, स्कूलों को बंद कर दिया गया, 300 स्कूल बंद हुए, अस्पताल वहां नहीं थे, हमने वहां अस्पताल खुलाए। वहां पे हर जगह अस्पताल है, वहां पे बड़े बड़े जो सरकारी अस्पताल जो बंद थे उनको खुलवाने का काम किया है। तो हमने काम करके दिखाया। मगर देखिए जैसे मैं बोलूंगा 15 साल ये पीछे और चले गए, मतलब समझिए 30 साल पीछे चले गए। अगर आप 30 साल को अगर आपको कवर करना है तो 4 साढ़े 4 साल में नहीं हो सकता। मगर हमारी सरकार 4 कदम आगे बढ़ चुकी है उनकी खुशहाली की तरफ। जो बदहाली उनकी जिंदगी में थी उसको खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हमारी सरकार 4 कदम आगे है। तो समय लग रहा है, मगर इतना मैं बोलूंगा कि हम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि बस्तर में आज देखिए नक्सली हमला कितने कम है। दिव्यांशु जी, आप इतने दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 15 साल में इतने बड़े बड़े हमले हुए, 72 सैनिकों की शहादत गई, हमारे वरिष्ठ नेताओं की शहादत गई, मगर पिछले 4.5 पौने 5 सालों में इतना बड़ा हमला अगर कोई हुआ हो तो आप बताइए। तो ये दिख रहा है क्या है नीति नियत सरकार की आदिवासियों के लिए। अरे हमारी सरकार तो आई थी, जब बनी थी उनका प्राइम यही था, प्राइमरी जो फोकस था शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी वर्ग। क्योंकि देखिए 32% आदिवासी छत्तीसगढ़ में है, तो उनके लिए खास सोचना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उनका जो वर्ग है वो काफी पीछे है, जैसे मैंने बोला 30 साल पीछे है, तो उनके लिए तो और ज्यादा फर्ज बनता सरकार का। सत्यप्रकाश जी, अभी आपने अरविंद नेताम जी की बात सुनी होगी, वो ये कह रहे थे चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही हमारे लिए इतना कुछ खास काम किया नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 23 सूत्रीय मांग थी जो अभी तक लंबित है, पूरी नहीं हो पाई है। 4.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या कारण रहा कि 23 सूत्रीय जो उनकी मांग पूरी हो नहीं पाई है? देखिए दिव्यांशु जी, मैं अरविंद नेताम जी बहुत बड़े आदिवासी नेता है, मैं उन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। या तो जो होता है कि राजनीतिक जो पार्टी है उसकी विचारधारा के साथ चलते हैं, या कई लोग होते हैं जिनको अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। तो अरविंद नेताम जी का जो इतिहास उठा कर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा तक बनाया है, लोकसभा मेंबर बनाया था और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी बनाया है। उनको क्या क्या पद पे नहीं बैठाया, मगर उसके बाद भाजपा में गए, राकंपा में गए, संगमा जी की पार्टी में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आए। तो उनकी जो अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज्यादा है, इससे मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उसके तहत वो अलग मोर्चा बना रहे हैं, इतना मैं जरूर बोलूंगा। मगर जैसे मैंने बोला, हमारी सरकार हर वो चीज कर रही है आदिवासी के लिए जो उनका उत्थान हो सके, उनकी खुशी के लिए हर वो कार्य किया जा रहा है। देखिए मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। कॉफी का उत्पादन कोई नहीं सोच सकता था कि बस्तर में हो सकता है। हमारी सरकार ने उस पर रिसर्च करवाया, उसके तहत आज वहाँ कॉफी का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे रोजगार से उसको जोड़ा गया, वहाँ व्यापार हो रहा है कॉफियों का। तो ये हमारी सरकार ने करके दिखाया ना। और जैसे दिव्यांश जी आपको याद होगा, मैं एक बार और आपके चैनल पे दिखाया था कि आज के पत्रिकाओं में छप रहा है कि 35 साल बाद वहाँ पे अस्पताल खुल रहे हैं, वहाँ पे 30 सर्जरियां और ये एक दिन में हो सरकारी अस्पताल में। तो ये किसने करके दिखाया है? हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तो इसी के तहत मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी सरकार आदिवासी वर्ग की हितैषी शुरू से रही है। चलिए ठीक है, से बात कर लेता हूँ, तो हमारी सरकार आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी आदिवासी हित के लिए काम करती आई है। ठीक है, मैं आपके पास जाना चाहता मोदी जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे पास साथ विकास मरकाम जी भी जुड़े हुए, एक सवाल उनसे कर लूं। विकास जी, आपने सत्यप्रकाश जी की बात सुनी और जो बात अरविंद नेताम जी कह रहे थे कि चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, हमारे लिए दोनों ही पार्टियों ने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, उनका कहना ये है, क्या कहेंगे इस पर? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी मैं सत्यप्रकाश जी की बात सुन रहा था। सत्यप्रकाश जी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे और प्रदेश की स्थिति के बारे में अपना आकलन वो बता रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, 2018 दिसंबर के बाद से आपकी सरकार है। 2018 के बाद जब आपकी सरकार बनी तो आज आदिवासियों की क्या स्थिति है, इस पर कभी बैठ के विचार करिएगा। मैं आपको बताता हूं आपकी सरकार ने क्या किया। 2005 से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हम अपने शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते थे। 2019 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो गया है। 2012 में जब हमारी सरकार थी तो हमने आबादी के अनुपात में 32% आरक्षण आदिवासियों को देना चालू किया। और ये आपकी सरकार है जो उस 32% आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का काम कर रही है। आपके ही पार्टी के लोगों ने
हाई कोर्ट में जाके याचिका लगाई। आपकी जब सरकार बनी तो आपने हाई कोर्ट में सुनवाई जो है उस पर ढिलाई बरती, उसके कारण आज हमको 32% का लाभ नहीं मिल रहा है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने एक अंतरिम आदेश दे के रखा है, जिसके कारण आज 32% का आरक्षण का लाभ मिलना थोड़ा बहुत चालू हुआ है, परंतु ये स्थायी हल नहीं है। आपकी ही सरकार है, जब आपकी सरकार में हमारे बीजापुर में अभी घटना घटी परसों, बीजापुर के छात्रावास में 11वीं की बच्ची जब 10वीं के अपने सहपाठी से अपना प्रमाण पत्र मांगने गई तो उसको जूते से, लातों से उसके पेट में मारा गया। ये देखने लायक दृश्य नहीं है। आप ही की सरकार है, जब सुकमा के आश्रम में 6 साल की बच्ची, कक्षा 1 की पढ़ने वाली बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। आप ही की सरकार है, जब 2022 से बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहां जब हमारी सरकार थी तो हमने स्थानीय भर्ती का आरक्षण दिया था। 100% स्थानीय युवाओं को हम नौकरी देते थे 3य और 4th श्रेणी में। आपकी सरकार ने उन युवाओं का अधिकार छीन लिया, स्थानीय भर्ती में आरक्षण खत्म कर दिया। ये आपकी सरकार है भाई साहब, आप ही की सरकार है जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ शोषण कर रही है। हमारी जब सरकार थी तो हम जरूर 2500 रुपए में तेंदुपत्ता खरीदते थे, परंतु उसके बाद तेंदुपत्ता की क्वालिटी के आधार पर जब तेंदुपत्ता बिकता था तो हम 2500 रुपए से लेके लगभग 13,500 रुपए तक का प्रति मानक बोरा बोनस देते थे। आपकी सरकार 4,000 रुपए में खरीदती है, परंतु बोनस देना बंद कर दी। हमारी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो हम तेंदुपत्ता संग्राहकों को अन्य सुविधाएं देते थे, उनको साड़ी देते थे, उनको चरण पादुका देते थे, पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देते थे। प्रतिभावान बच्चे जो 10वीं और 12वीं के बच्चे थे, उन जो 75% से ज्यादा अंक लाते थे, उनको 15,000 और 25,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि देते थे। ये सब सुविधाएं, ये सब राशि आपने बंद कर दिया। तेंदुपत्ता जो है आदिवासियों के लिए हरा सोना माना जाता था, उस हरा सोना को आपने काला सोना बनाने का काम किया है। जब हमारी सरकार थी तो हम लगभग 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदते थे, परंतु आपकी सरकार अधिकतम 13 लाख मानक बोरा ही तेंदुपत्ता खरीद पाई। 4 लाख, 4.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता आपने इरादतन कम खरीदा ताकि ये तेंदुपत्ता मार्केट में ठेकेदारों को बेचा जा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे उस हरा सोना को काला सोना बनाने का काम, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया है। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जी सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे विकास जी की बात पर? विकास जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि 15 साल में इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। जैसे मैंने बोला 15 साल नहीं 30 साल पीछे चले गए। ये बात कर रहे भाई, हमारी सरकार ने पहली बार हुआ जो शिक्षक भर्ती सीधी भर्ती हो रही है बस्तर में इलाके में, खास तौर पर 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती बस्तर इलाके के लिए दिया गया है। स्कूलों की बात कर रही है, स्कूलों में 300 स्कूल बंद कर दिए थे। आज हमने आत्मनिर्भर स्कूल वहां खोल दिए, वहां यहाँ तक दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित। इनके समय झालिया हमारी बालिका गृह कांड क्या हुआ था उसमें मैं ज्यादा विस्तृत नहीं बताऊंगा, अजय चंद्रा की ज्यादा बता देंगे वो क्या हुआ था सबके सामने। उसमें तो FIR तक दर्ज की गई थी, उसमें किसके किसके नाम थे वो भी इनको मालूम है। हमारी सरकार ने आज अगर का विकास हुआ ऐसे बस्तर में मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा हुआ। मानक बोरा हम दे रहे थे, समय पे नहीं मिलता था, 8,000 रुपए समय पे दे रहे हैं हम। ये हमारी सरकार ने कहा। अस्पतालों के लिए सोचते नहीं थे, ये सोचते थे आदिवासी वर्ग है उनको ऐसे छोड़ दिया जाए, उसी हाल में छोड़ दिया जाए। आज हमने अस्पताल वहां खोल के दिखाया, आज हमने वहां हाट क्लिनिक बाजार में अस्पताल खोल के दिखाया। तो हमारी सरकार ने जो है हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। इनके जैसे जुमलेबाजी नहीं की। जैसे ने चरण पादुका की बात की, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिए ये। उसके बाद मैं बात कर धान खरीदी में भी आदिवासी वर्ग में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1947 में देश आजाद हो गया था, उसके बाद से आपकी सरकारें थी, आप सो रहे थे। कभी बस्तर के बारे में लोगों ने सोचा था? एक मिनट सब चीजें वंचित रखा उनको। नक्सली बता के 1380 फर्जी केस लगा के जेलों में डाल दिए इन्होंने। ये इनके साथ ये करते थे, नक्सली बता के जेलों में डालने का काम। जो बालिका गृह कांड में वहां क्या होता था बालिकाओं के साथ, वो भी सबके सामने। इनके समय में सिर्फ और सिर्फ दुष्कर्म की घटना होती थी, घोटाले घटना घटी थी मालूम है कि नहीं आपको? भूल गए? तो अभी इनकी सरकार की घटना, SOS की घटना भूल गए? सरकार में जो मंत्री है अजय कुमार मिश्रा, दिव्यांशी मैं 2 सेकंड और लूंगा। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने लोकसभा में बोला है कि आदिवासी वर्ग के खिलाफ 2017 के बाद से 2020 तक जो अपराध है वो बढ़ गए हैं पूरे भारत में। और ये मैं NCRB के डाटा के तहत दिखा सकता हूँ आपको। NCRB डाटा ये बोल रहा है
और दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराध बढ़े, 3 राज्य कौन से हैं? MP 7.8, यूपी 30.7, गुजरात 32.5। तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि इनके सरकार में, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, आदिवासी वर्ग को हमेशा इन्होंने छलने का काम किया। एक बात और इनको मैं याद दिला देता हूं, इनको शायद पता नहीं होगा, बस्तर के लगभग 7,000 किसानों से 9 करोड़ रुपए वसूलने के लिए नोटिस दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी 18% ब्याज के साथ वापिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार की गलती की वजह से किसान सम्मान निधि इनके खाते में चला गया। ठीक है जी, वेरिफिकेशन के बाद पैसे जाता है। तो ये इनकी नीति दिखाती है कि आदिवासियों की क्या सोचते हैं। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए। अभी महिला उत्पीड़न की बात कर रहे थे सत्य प्रकाश जी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहता, मैं सिर्फ अभी कल की घटना याद दिलाना चाहता हूं। कल बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में हमारे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समझे जाने वाले पहाड़ी कोरवा की परिवार की एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। सामूहिक दुष्कर्म होने के बाद जब पीड़िता थाने में आकर रिपोर्ट लिखाती है तो गिरफ्तारी होती है, आरोपी पकड़ा जाता है, परंतु थाने से आरोपी को भगा दिया जाता है। दूसरी घटना भी कल की है। कल बलरामपुर जिले के ही शंकरगढ़ थाने में वहां 3 हमारे पहाड़ी कोरवा लोगों का अपहरण किया जाता है। अपहरण करके उनके साथ मारपीट की जाती है। पीड़ित परिवार के लोग जब थाने जाते हैं रिपोर्ट करने तो उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। जब आदिवासी समाज एकजुट होकर थाना जाता है तब ले दे के रिपोर्ट लिखा जाता है। ये स्थिति आज हो गई है। राष्ट्रपति जी के दत्तक ये स्थिति है। सम्मानीय चैनल है ये, इसके बहुत लाखों करोड़ों दर्शक है, इतना झूठ मत बोलिए यहाँ बैठ के। मैं कल की घटना का बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं बता रहा हूँ, कल की घटना की बात बता रहा हूँ। और ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ। कोंडागांव में जो घटना हुई थी जिसमें जांच कमेटी बनी थी, उस जांच कमेटी में मैं भी था, वो भी घटना बता सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं हैं। ये सरकार जो है आदिवासी उत्पीड़न को अच्छे से नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, उसी कारण आज अपराधियों के ठीक है विकास जी, आरोप प्रत्यारोप ठीक है अपनी जगह है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, आरोप प्रत्यारोप तो चलिए ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सर्व आदिवासी समाज अब चूंकि हुंकार भरने जा रहा है, इससे किसे चुनावी फायदा होगा और किसे चुनावी नुकसान होगा, बताइए। ये काफी दिलचस्प होगा दिव्यांशु जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 पार्टियां जब विद्याचरण जी कांग्रेस से अलग हुए और एनसीपी बनाए और बहुत मेहनत किए थे, और विद्याचरण जी का एक बड़ा जनाधार था, संगठन क्षमता उनकी अद्वितीय मानी जाती थी। उनको 7.02% वोट मिला। जोगी जी मुख्यमंत्री रहे और जब वो कांग्रेस से अलग होकर के जोगी कांग्रेस पार्टी जो बनाए तो उनको 7.5% वोट मिला। अरविंद नेताम जी निश्चित रूप से उनके बारे में एक शेर कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद क्योंकि वो सीनियर लीडर थे, वो बात सारे फंसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। उनको जो पोस्ट चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि मैं आपसे बहुत पहले आपके कार्यक्रम में संवाद किया था कि वहां करीब 24 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बिल्कुल। अब वहां बातचीत भी चल रही है, लेकिन वो प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जी। अब बात यहाँ मूल बात आ रही है ये पेशा ग्राम सभा, लेकिन आदिवासी जो समुदाय है वो एक चीज और चाहती है दिव्यांशु जी कि ये जो एक्ट आ रहा है फॉरेस्ट एक्ट, और फॉरेस्ट एक्ट में क्या हो गया है कि एक स्टेट की कोऑपरेटिव दूसरे स्टेट में जाकर के एक्ट कर सकती जी। ये इसमें काफी जागरूकता दिख रही है। लेकिन वोटिंग बिहेवियर के मसले के ऊपर एक राजनीतिक दल बनाने के बाद हमको याद है, या दोनों स्नेहिल मित्रों को भी याद है, छत्तीसगढ़ के बहुत दिग्गज नेता होते थे स्वर्गीय ताराचंद साहू जी, और वो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाए थे। साहू समाज की छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बहुलता, लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए लोकसभा सीट जी। और बाद में फिर उनके सुपुत्र बीजेपी में शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ के तासीर में बीजेपी और कांग्रेस का ही अस्तित्व है, और इस तरह की जो पार्टियां आती हैं इन्हें वोट कटवा पार्टी भी कहा जाता है। लेकिन 3 महीने में अरविंद नेताम जी कितना मेहनत कर पाते हैं। और यहाँ तो आरोप चल रहा है दिव्यांशु जी
कांग्रेस कह रही कि वो बीजेपी की भी टीम है और बीजेपी कह रही कि वो कांग्रेस की भी टीम है। बिल्कुल, एक दूसरे को बी टीम बता रहे हैं। चुनाव के बाद ही तस्वीर क्लियर होगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही आदिवासियों को साधने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और यही कारण था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी आदिवासियों को अपना हितैषी बताने के लिए दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन आदिवासी समाज की एकला चलोरे के ऐलान ने दोनों ही पार्टियों के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 23 में आदिवासियों का आशीर्वाद किसे मिलता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।